प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम ईयर का विद्यार्थी हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए विशेष अध्ययन 19वें प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है समकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो जूठन आत्मकथा दिया है उसको मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सर्वप्रथम ओम प्रकाश वाल्मीकि की सामान्य परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 बरला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा एवं हिंदी साहित्य से इनकी जो प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ हैं उसमें सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते, चयनित कविताएं, कविता संग्रह हैं, जूठन आत्मकथाएं भाग 1 और भाग 2 कर अंग्रेजी, जर्मन, स्वीडिश, पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु में अनुदित एवं प्रकाशित है इनकी आत्मकथा। सलाम, घुसपैठी, अम्मा एंड अदर स्टोरीज, छतरी कहानी संग्रह है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुख्य धारा और दलित साहित्य। दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष और यथार्थ आलोचनात्मक कृतियां हैं। सफाई देवता सामाजिक अध्ययन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। इन्होंने अनुवाद भी किया था। सायरन का शहर, अरुण काले की कविता संग्रह का मराठी से हिंदी में अनुवाद। मैं हिंदू क्यों नहीं, कांच एलिया की अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद। लोकनाथ, यशवंत की अनेक मराठी कविताओं का हिंदी में अनुवाद। अन्य लगभग 60 नाटकों में अभिनय एवं निर्देशन। विभिन्न नाट्य दलों द्वारा दो चेहरे का मंचन। जूठन के नाट्य रूपांतरण का अनेक नगरों में मंचन। अनेक राष्ट्रीय सेमिनारों में हिस्सेदारी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में पुनर्चर्या पाठ्यक्रम में अनेक व्याख्यान। अनेक विश्वविद्यालयों पाठ्यक्रमों में रचनाएं शामिल। प्रथम हिंदी दलित साहित्य सम्मेलन 1993 नागपुर के अध्यक्ष। 28वें अस्मिता आदर्श साहित्य सम्मेलन 2008 चंद्रपुर महाराष्ट्र के अध्यक्ष। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रीय निवास शिमला सोसाइटी के सदस्य। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 ईस्वी, परिवेश सम्मान 1995, जयश्री सम्मान 1996, कथा क्रम सम्मान 2001 में, यूं हिंदी सम्मेलन 2007 में, न्यूयॉर्क अमेरिका सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। इनका निधन 17 नवंबर 2013 को हुआ है। इनके स्मृति दिवस के रूप में कुछ संस्थानों ने इधर काम किया है। दलित साहित्य के उत्थान और विकास के क्रम में हम लोग आज ओम प्रकाश वाल्मीकि को एक नए दृष्टि से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम इनकी जो कविता है इसको हम लोग छोड़कर सीधे जूठन पर आते हैं। यहाँ से जूठन का पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। तो जूठन से पहले
ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो जूठन के संदर्भ में भूमिका लिखा है उसे थोड़ा सा देखते हैं। लेखक की ओर से दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभव दग्ध हैं। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके। एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमें दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभव दग्ध हैं। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सकें। एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांसें ली हैं जो बेहद क्रूर और अमानवीय है। दलितों के प्रति असंवेदनशील भी अपनी व्यथा कथा को क्रम शब्दबद्ध करने का विचार काफी समय से मन में था, लेकिन प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली थी। कितनी ही बार लिखना शुरू किया और हर बार लिखे गए पन्ने फाड़ दिए। कहाँ से शुरू करूं और कैसे, यह दुविधा थी। कुछ मित्रों की राय थी आत्मकथा के बजाय उपन्यास लिखो। अचानक दिसंबर 1993 ईस्वी में राजकिशोर जी का पत्र आया। वे आज के प्रश्न श्रृंखला में हरिजन से दलित पुस्तक की 11 पृष्ठों में अपने अनुभव आत्मकथात्मक शैली में लिखूं। वे आज के प्रश्न श्रृंखला में हरिजन से दलित पुस्तक की योजना बना रहे थे। वे चाहते थे उस पुस्तक के लिए 10-11 पृष्ठों में अपने अनुभव आत्मकथात्मक शैली में लिखूं। उनका आग्रह था अनुभव सच्चे एवं प्रमाणिक हों। पात्रों के नाम चाहें तो बदल भी सकते हैं। राजकिशोर जी के इस पत्र ने मेरे मन में बेचैनी पैदा कर दी थी। कुछ दिन दुविधा में निकल गए, एक पंक्ति तक नहीं लिख पाया। इसी बीच राजकिशोर जी का दूसरा पत्र आ गया था अल्टीमेटम के साथ। जनवरी 1994 के अंत तक सामग्री भेजो, पुस्तक प्रेस में जाने के लिए तैयार है। पता नहीं राजकिशोर जी के उस पत्र में ऐसा क्या था, मैंने उसी रात अपने शुरुआती दिनों के कुछ पृष्ठ लिख डाले। अगले ही दिन राजकिशोर जी को भेज दिए। सप्ताह भर उत्तर की प्रतीक्षा की। फोन पर बात हुई। उस सामग्री को वे छाप रहे थे। हरिजन से दलित पुस्तक में पहला ही शीर्षक था एक दलित की आत्मकथा। पुस्तक छपते ही पाठकों के पत्रों का सिलसिला शुरू हो गया था। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक से पाठकी प्रतिक्रियाएं मिली थीं। दलित वर्ग के पाठकों को उन पृष्ठों में अपनी पीड़ा दिखाई दे रही थी। सभी का आग्रह था मैं अपने अनुभवों को विस्तार से लिखूं। इन अनुभवों को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, परताओं को एक बार फिर जीना पड़ा। उस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं मैंने भोगी। स्वयं को परत उड़ेलते हुए कई बार लगा कितना दुखदाई है यह सब। कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनापूर्ण लगता है। कई मित्र हैरान थे, अभी से आत्मकथा लिख रहे हो? उनसे मेरा निवेदन है उपलब्धियों की तराजू पर यदि मेरी इस व्यथा कथा को रख कर तौलोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। उपलब्धियों की तराजू पर यदि मेरी इस व्यथा कथा को रख कर तौलोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक मित्र की यह भी सलाह थी कि मैं आत्मकथा लिखकर अपने अनुभवों का
मूलधन खा रहा हूँ। कुछ का यह भी कहना था कि दुख को नंगा करके आप अपने समाज की हीनता को ही बढ़ाएंगे। एक बेहद आत्मीय मित्र ने को भय सता रहा है। उन्होंने लिखा, आत्मकथा लिखकर आप अपनी प्रतिष्ठा ही न खो दें। जो सच है उसे सबके सामने रख देने में संकोच क्यों? जो यह कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, यानी आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का भाव, उनसे मेरा निवेदन है, इस पीड़ा के दंश को वही जानता है जिसे सहना पड़ा। इस प्रक्रिया में ऐसा बहुत कुछ है जो लिखा नहीं गया, मैं लिख नहीं पाया, मेरी सामर्थ्य से बाहर था। इसे आप मेरी कमजोरी मान सकते हैं। पुस्तक का शीर्षक चयन करने में श्रद्धेय राजेंद्र यादव जी ने बहुत मदद की। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर पांडुलिपियों को पढ़ा, सुझाव दिए। जूठन शीर्षक भी उन्होंने ही सुझाया। उनका आभार व्यक्त करना मात्र औपचारिकता होगी। उनके सुझाव और मार्गदर्शन मेरे लिए महत्ता रखते हैं। कमल भारती और डॉक्टर स्वराज सिंह बेचैन ने इस दौरान मानसिक संबल दिया है। और अंत में अशोक महेश्वरी जी, जिनके बगैर यह पुस्तक शायद पूरी न हो पाती, इसे छापने में उन्होंने जो रुचि दिखाई, उससे मेरी बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो गया। ऐसा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखते हैं। अब हम सीधे मूल पाठ पर आते हैं। मूल पाठ, जूठन आत्मकथा की मूल पाठ। हमारा घर चंद्रभान तगा के घेर से छटा हुआ था। उसके बाद कुछ परिवार मुसलमान जुलाहों के थे। चंद्रभान तगा के घेर के ठीक बगल और ठीक सामने एक छोटी सी जोहड़ी, जो जोहड़ का स्त्रीलिंग है, जोहड़ी थी, जिसने चूड़ों के बगल और गांव के बीच एक फासला बना दिया था। जोड़ी का नाम डब्बो वाली था। डब्बो वाली नाम कैसे पड़ा कहना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि इस डब्बो वाली जोहड़ी का रूप एक बड़े गड्ढे के समान था, जिसके एक ओर तगाओं के पक्के मकानों की ऊंची दीवारें थी, जिनसे समकोण बनाती हुई झींवरों के 2-3 परिवारों के कच्चे मकानों की दीवारें थीं। उसके बाद फिर तगाओं के मकान थे। जोड़ी के किनारे पर चूहों के मकान थे, जिसके पीछे गांव भर की औरतें, जवान लड़कियां, बूढ़ा बूढ़ी, बड़ी बूढ़ी, यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हनें भी इसी डब्बो वाली के किनारे खुले में टट्टी फरागत के लिए बैठ जाती थी। टट्टी सोच रात के अंधेरे में ही नहीं, दिन के उजाले में भी पर्दों में रहने वाली त्यागी महिलाएं घूंघटे काढ़े दुसाले ओढ़े इस सार्वजनिक खुले शौचालय में निवृत्ति पाती थीं। तमाम शर्म लिहाज छोड़कर वे डब्बो वाली के किनारे गोपनीय जिस्म उघाड़ कर बैठ जाती थीं। इस जगह गांव भर के लड़ाई झगड़े गोल मेज कॉन्फ्रेंस की शक्लें में चर्चित होते थे। चारों तरफ गंदगी भरी होती थी, ऐसी दुर्गंध की मिनट भर में सांस घुट जाए। तंग गलियों में घूमते सूअर, नंगे धड़ंगे बच्चे, कुत्ते, रोजमर्रा के झगड़े, बस यह था वह वातावरण जिसमें बचपन बीता। इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था कहने वालों को 2-4 दिन रहना पड़ जाए तो उनकी राय बदल जाएगी। उसी बगल में हमारा परिवार
रहता था। 5 भाई, 1 बहन, 2 चाचा, 1 ताऊ का परिवार। चाचा और ताऊ अलग रहते थे। घर में सभी कोई कोई ना कोई काम करते थे। फिर भी 2 जून की रोटी ठीक ढंग से नहीं चल पाती थी। गाँव के घरों में साफ सफाई से लेकर खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी सभी काम होते थे। ऊपर से रात बेरात बेगार करनी पड़ती। बेगार के बदले में कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था। बेगार के लिए ना कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गाली गलौज प्रताड़ना अलग। नाम लेकर पुकारने की किसी को आदत नहीं थी। उम्र में बड़ा हो ओ चूहड़े बराबर, या उम्र में छोटा हो अबे चूहड़े के, यही तरीका या संबोधन था। अस्पृश्यता का ऐसा माहौल कि कुत्ते बिल्ली गाय भैंसों को छूना बुरा नहीं था, लेकिन यदि चूहड़े का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था। वे सिर्फ जरूरत की वस्तु थे। काम पूरा होते ही उपयोग खत्म, इस्तेमाल करो दूर फेंको। हमारे मोहल्ले में एक रईस ईसाई आते थे। नाम था सेवक राम मसीही। चूहों के बच्चों को घेर कर बैठे रहते थे। पढ़ना लिखना सिखाते थे। सरकारी स्कूलों में तो कोई घुसने नहीं देता था। सेवक राम मसीही के पास सिर्फ मुझे ही भेजा गया था। भाई तो काम करते थे, बहन को स्कूल भेजने का सवाल ही नहीं था। मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरों, बिना टाट चटाई वाले स्कूल में अक्षर ज्ञान शुरू किया था। एक दिन सेवक राम मसीही और मेरे पिताजी में कुछ खटपट हो गई थी। पिताजी मुझे लेकर बेसिक प्राइमरी विद्यालय गए थे, जो कक्षा 5 तक था। वहाँ मास्टर हरफूल सिंह थे। उनके सामने मेरे पिताजी ने गिड़गिड़ा कर कहा था, मास्टर जी थारी मेहरबानी हो जागी। मास्टर जी थारी मेहरबानी हो जागी, जो हमारे इस जाकत बच्चा को भी 2 अक्षर सिखा दोगे। मास्टर हरफूल सिंह ने अगले दिन आने को कहा था। पिताजी अगले रोज फिर गए। कई दिन तक स्कूल के चक्कर काटते रहे। आखिर एक रोज स्कूल में दाखिला मिल गया। उन दिनों देश को आज़ादी मिले 8 साल हो गए थे। गांधी जी के अछूतो उद्धार की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी। सरकारी स्कूलों के द्वार अछूतों के लिए खुलने शुरू तो हो गए थे, लेकिन जन सामान्य की मानसिकता में कोई विशेष बदलाव नहीं आया था। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। त्यागियों के बच्चे चूहड़े का कहकर चिढ़ाते थे, कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। एक अजीब सी यातनापूर्ण जिंदगी थी, जिसने मुझे अंतर्मुखी और चिड़चिड़ा तुन मिजाजी बना दिया था। स्कूल में प्यास लगे तो हैंडपंप के पास खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार करना पड़ता था। हैंडपंप छूने पर बावला हो जाता था। लड़के तो पीटते थे। मास्टर लोग भी हैंडपंप छूने पर सजा देते थे।
तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊं और मैं भी उन्हीं कामों में लग जाऊं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ था। उनके अनुसार स्कूल आना मेरी अनधिकार चेष्टा थी। मेरी ही कक्षा में राम सिंह और सुखन सिंह भी थे। राम सिंह जाति से चमार था, सुखन सिंह झिंवर। राम सिंह के पिता और माँ खेतों में मजदूरी करते थे। सुखन सिंह के पिता इंटर कॉलेज में चपरासी थे। हम तीनों साथ साथ पढ़ते बड़े हुए, बचपन के खट्टे मीठे अनुभव समेटे थे। तीनों पढ़ने में हमेशा आगे रहे, लेकिन जाति का छोटापन कदम कदम पर चलता रहा। वरला गांव में कुछ मुसलमान त्यागी भी थे। त्यागियों को भी तगा कहते थे। मुसलमान तगाओं का व्यवहार भी हिंदुओं जैसा ही था। कभी कोई अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनकर यदि निकले तो फातियाँ सुननी पड़ती थी। ऐसी फातियाँ जो बुझे तीर की तरह भीतर तक उतर जाती थी। ऐसा हमेशा होता था। साफ सुथरे कपड़े पहनकर कक्षा में जाओ तो साथ के लड़के कहते, अबे चूड़े का नए कपड़े पहनकर आया है। मैले पुराने पहनकर स्कूल जाओ तो कहते, अबे चूड़े के दूर हट, बदबू आ रही है। अभी अजीब हालात थे। दोनों ही परिस्थितियों में अपमानित होना पड़ता था। चौथी कक्षा में थे हेडमास्टर बिसिम्बर सिंह की जगह कालीराम आ गए। कालीराम आ गए थे। उनके साथ एक और मास्टर आए थे। उनके आते हम तीनों के बहुत बुरे दिन आ गए थे। बात बेबात पर पिटाई हो जाती थी। राम सिंह तो कभी कभी बच भी जाता था, लेकिन सुखन सिंह और मेरी पिटाई तो आम बात थी। मैं वैसे भी काफ़ी कमज़ोर और दुबला पतला था उन दिनों। सुखन के पेट पर पसलियों के ठीक ऊपर एक फोड़ा हो गया था, जिससे हर वक्त पीप बहती रहती थी। कक्षा में वह अपनी कमीज ऊपर की तरफ इस तरह मोड़ कर रखता था ताकि फोड़ा खुला रहे। एक तो कमीज पर पीप लगने का डर था, दूसरे मास्टर की पिटाई के समय फोड़े को बचाया जा सकता था। एक दिन मास्टर ने सुखन सिंह को पीटते समय उस फोड़े पर भी एक घुसा जड़ दिया। सुखन की दर्दनाक चीख निकली। फोड़ा फूट गया था। उसे तड़पता देखकर मुझे भी रोना आ गया था। मास्टर हम लोगों को रोता देखकर लगातार गालियां बक रहा था। ऐसी गालियां जिन्हें यदि शब्दबद्ध कर दूं तो हिंदी की अभिजात्यता पर धब्बा लग जाएगा। क्योंकि मेरी एक कहानी बैल की खाल में एक पात्र के मुंह से गाली दिलवा देने पर हिंदी के कई बड़े लेखकों ने नाक भौं सिकोड़ी थी। संयोग से गाली देने वाला पात्र ब्राह्मण था। ब्राह्मण यानी ब्रह्म का ज्ञाता, और गाली अध्यापकों का आदर्श रूप जो मैंने देखा वह अभी तक मेरी स्मृति में मिटा नहीं है। जब भी कोई आदर्श गुरु की बात करता है तो मुझे वे तमाम शिक्षक याद आ जाते हैं जो माँ बहन की गालियाँ देते थे, सुंदर लड़कों के गाल सहलाते थे और उन्हें अपने घर बुलाकर उनसे वाहियातपन कराते थे। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश। मैं डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया।
हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूहे का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल पूछा। जी ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले। पोंटी वाली झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तेरा तो यो खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने स्कूल के कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई पड़ी। अबे ओ चूहे के मादरचोद, कहाँ घुस गया अपनी माँ। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली थी। उनकी अंगुलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था। मैं जैसे कोई भेड़ या बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, नहीं तो गांड में मिर्ची डाल के स्कूल के बाहर निकाल दूंगा। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झरने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरों की खिड़कियां, दरवाजों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर छिटक गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है। वे प्यार से मुझे मुंशी जी ही कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों, ठीक से बोल, क्या हुआ है। मेरी हिचकियां बंध गई थी। चक चक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे थे, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीन कर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने तीर कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से में फड़फड़ाने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो द्रोणाचार्य की औलाद,
जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर के साथ सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। कई तरह की कमजोरियां थीं पिताजी में, लेकिन मेरे भविष्य को जो मोड़ उस रोज उन्होंने दिया, उसका प्रभाव मेरी शख्सियत पर पड़ा। हेडमास्टर ने तेज आवाज में कहा था, ले जा, इसे यहाँ से चूहड़ा होके पढ़ने चला है। चला जा, नहीं तो हाथ गोड़ तुड़वा दूंगा। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर घर की तरफ चल दिए। जाते जाते हेडमास्टर को सुनाकर बोले, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यूँ चूड़े का यहीं पड़ेगा, इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। पिताजी को विश्वास था गांव के त्यागी मास्टर कालीराम की इस हरकत पर उसे शर्मिंदा करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जिसका दरवाज़ा खटखटाया यही उत्तर मिला, क्या करोगे स्कूल भेज के, या कौन कौवा भी कभी हंस बढ़ सके, कौवा भी कभी हंस बन सके। तुम अनपढ़ गवार लोग क्या जानो, विद्या ऐसे हासिल नहीं ना होती। अरे चूड़े के जाकत को झाड़ू लगाने को कह दिया तो कौन सा जुड़ूं हो गया, या फिर झाड़ू ही तो लगवाई है, द्रोणाचार्य की तरियों गुरु दक्षिणा में अंगूठा तो नहीं मांगा, आदि आदि। पिताजी थक हार निराश लौट आए, बिना खाए पिए रात भर बैठे रहे। पता नहीं किस गहन पीड़ा को भोग रहे थे मेरे पिताजी। सुबह होते ही उन्होंने मुझे साथ लिया और प्रधान सगवा सिंह त्यागी की बैठक में पहुंच गए। पिताजी को देखते ही प्रधान बोले, अबे छोटन क्या बात है, तड़के आ लिया। चौधरी साहब तुम तो कहो ते सरकार ने चूड़े चमारों के जातकों मतलब बच्चों के लिए मदरसों के दरवाजे खोल दिए हैं, और यहाँ वो हेडमास्टर मेरे इस जातक को पढ़ने के बजाय क्लास से बाहर लाके दिन भर झाड़ू लगवावे है। जीव यो दिन भर मदरसे में झाड़ू लगावेगा तो इब तम की बताओ पढ़ेगा कब। पिताजी प्रधान के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मैं पास खड़ा पिताजी को देख रहा था। प्रधान ने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा, कौन सी क्लास में पढ़े है? जी चौथी में। हमारे महेंद्र की क्लास में ही हो? जी। प्रधान जी ने पिताजी से कहा, फिक्र ना कर, कल मदरसे में इसे भेज देना। अगले रोज डरते डरते मैं स्कूल पहुंचा। डरा कक्षा में बैठा रहा, हर क्षण लगता था अब आया हेडमास्टर, अब आया। जरा सी आहट पर दिल घबराने लगता था। उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई थी, लेकिन कालीराम हेडमास्टर को देखते ही मेरी रूह कांप जाती थी। लगता जैसे सामने से मास्टर नहीं, कोई जंगली शुअर थूथनी उठाए चिंचियाता चला आ रहा है। गेहूं की फसल कटने के वक्त मोहल्ले के सभी लोग तगाओं के खेत में गेहूं काटने जाते थे।
तपती दोपहरी में गेहूं काटना बहुत कष्टप्रद और कठिन होता है। सिर पर बरसती धूप, नीचे तपती जमीन, नंगे पांव में कटे पौधों की जड़ें, सूल की जड़ों से चना काटने में एक कठिनाई और थी। चने के पत्तों पर खटाई होती है जो काटते वक्त पूरे शरीर पर चिपक जाती है, नहाने पर भी कम नहीं होती। खटाई करने वाले अधिकतर चूहड़े या चमार ही होते थे, जिनके तन पर कपड़े सिर्फ नाम भर के होते थे। पाँव में जूता होने का तो सवाल ही नहीं होता था। नंगे पाँव फसल कटने तक बुरी तरह घायल हो जाते थे। फसल कटाई को लेकर अक्सर खेतों में हुज्जत चलती रहती थी। मजदूरी देने में ज़्यादातर तगा कंजूसी बरतते थे। काटने वालों की मजबूरी थी जो भी मिला थोड़ी बहुत नानकुर के बाद लेकर घर लौट आते। घर आकर कूटते रहते या तगाओं को कोसते रहते, लेकिन भूख के सामने विरोध दम तोड़ देता था। हर साल फसल कटाई को लेकर मोहल्ले में बैठकें होती। 16 पूरी पर एक पूली मेहनताना लेने की कसम खाई जाती, लेकिन कटाई शुरू होते ही बैठकों के तमाम फैसले कस्में हवा हो जाते थे। 21 पूली पर एक पूली मजूरी मिलती थी। एक पूली में 1 किलो से भी कम गेहूं निकलता था। भारी से भारी पूली में 1 किलो गेहूं नहीं निकलता था, यानी दिन भर की मजदूरी 1 किलो गेहूं से भी कम। कटाई के बाद बैलगाड़ी या झोटा बुग्गी में लदाई उतराई अलग, उसका कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था। देर सवेर खलिहानों में बैल हाँकने की बेगार सभी को करनी पड़ती थी। उन दिनों गेहूं सफाई के थ्रेसर नहीं हुआ करते थे। बैलों को गोलाई में घुमा कर गेहूं के पौधों को भूसे की शक्ल में बदला जाता था। फिर भूसे से गेहूं साज से हवा में उड़ा कर अलग किए जाते थे। यह एक काफ़ी लंबा और थका देने वाला काम था, जिसे अधिकतर चमार या चूड़े ही करते थे। मेरी माँ इन सब मेहनत मजदूरियों के साथ साथ 8-10 तगाओं हिंदू मुस्लिम के घर तथा मर्दों का बैठ खाना या मवेशियों को बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बड़ी बहन, बड़ी भाभी जसवीर और जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घेर में 10 से 15 मवेशी, गाय भैंस सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुरड़ियों पर या उपले बनाने की जगह डालना पड़ता था, जिसे हम गोबरौर कहते हैं, वहां रखना पड़ता था। प्रत्येक घेर से रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत कष्टदायक होता था। गाय भैंस और बैलों को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिसमें गन्ने की सूखी पत्ती या फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र पूरे दलाल में फैल जाता था। 10-15 दिनों में एक बार पाती बदली जाती थी या उसके ऊपर
सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ के निकालना बहुत तकलीफ देह होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशियों वाले घर से साल भर में 25 सेर, लगभग 12-13 किलो अनाज। दोपहर को प्रत्येक घर से एक बची कुची रोटी, जो खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन में भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहे दरवाजे के बाहर बैठे बड़े बड़े टोकरे लेकर रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठी कर लेते थे। पूरी के बचे कुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछें खिल जाती थीं। जूठन चटकारे लेकर खाई जाती थी। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्खड़, मतलब भूखे लोग आ गए हैं, भुक्खड़ लोग आ गए हैं बारात में, जिन्हें कभी खाने को कुछ नहीं मिला, सारा चट कर गए। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत ही रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात में इतनी जूठन आई थी कि महीनों तक खाते रहे थे। पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आंख बची कि पूरियां साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूरियां बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। इन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बना दिया जाता था, जिसे सभी बहुत चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था, दिन रात मरकर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी का हाथ बटाने त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी मिचलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र आया था, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उनकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी।
उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी के 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल, कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर से चारपाइयाँ ढो कर जनमासे में इकट्ठी की जाती थीं। पिताजी ने मतलब इकट्ठे की थी पिताजी ने जनमासे में। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवान की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेगी। जब सब लोग खाना खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, इब तो सब खाना खा के चले गए। मारे जातकों को भी एक पत्थर पर धर के कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर तो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जातकों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूड़ी। उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। सुखदेव सिंह त्यागी के वे शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह उतर गए थे, जो आज भी अपनी जलन से मुझे झुलसा रहे हैं। उस रोज मेरी माँ की आंखों में दुर्गा उतर आई थी। माँ का वैसा रूप मैंने पहली बार देखा था। माँ ने टोकरा वहीं बिखेर दिया था। सुखदेव सिंह ने से कहा था, इसे ठाके अपने घर में धर ले, कल तड़के बारातियों को नाश्ते में खिला देना। हम दोनों भाई बहनों का हाथ पकड़ के तीर की तरह उठकर चल दी थी। सुखदेव सिंह माँ पर हाथ उठाने के लिए झपटा था, लेकिन मेरी माँ ने शेरनी की तरह सामना किया था, बिना डरे। उसके बाद माँ कभी उनके दरवाजे पर नहीं गई और जूठन का सिलसिला भी उस घटना के साथ बंद हो गया था। वहीं सुखदेव सिंह मेरे निवास पर एक बार आया था। मेरी पत्नी ने गांव देहात के बुजुर्ग के नाते उनका आदर सत्कार किया था। उसने मेरे घर खाना भी खाया था, लेकिन जब वह चला गया तो मेरे भतीजे संजय खैरवाल, जो बीएससी का छात्र है, ने बताया कि चाचा जी, उन्होंने सिर्फ आपके घर खाया, हमारे घर तो पानी भी नहीं पिया था। मेरे बड़े भाई सुचेत तगा के सालाना नौकर थे। मैं उन दिनों 5वीं कक्षा में था। उनकी उम्र लगभग रही होगी 25 से 26 वर्ष। गहरे सावरे रंग के लंबे छरहरे कसरती बदन के थे। एक रोज एक जंगली सांड गांव में घुस आया। कई लोगों को उसने अपनी नुकीली सींगों से घायल कर दिया था। तगाओं के घेरों में घुसकर बैलों, भैंसों और गायों को घायल कर चुका था। लोग छतों पर चढ़कर तमाशा देख रहे थे। किसी तगा में इतना साहस नहीं हुआ था कि जंगली सांड को गांव से बाहर निकाल दे। सुखबीर उस समय सुचेत खेत से लौट रहा था। हो हल्ला सुनकर उसने छत पर चढ़े तगाओं से पूछा तो सांड के बारे में सुना। सुखबीर ने उस सांड को गांव से बाहर सिर्फ एक लाठी के भरोसे खदेड़ा था। उसके हौसले और ताकत ने पूरे गांव में धाक बैठा दी थी। बहुत दिनों तक गांव भर में चर्चा होती रही थी। एक दिन काम से लौटे तो बदन बुखार से तप रहा था। हफ्ते भर बिस्तर पर पड़े रहे, उचित दवा दारू और बिना इलाज के चल बसे। परिवार पर जैसे गाज गिर पड़ी। सब कुछ तीतर बितर हो गया था। इस हादसे से पिताजी बुरी तरह टूट गए थे। माँ का हाल यह था कि थोड़ी बहुत
थोड़ी देर बाद मूर्छित हो जाती थी। भाभी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। घर की हालत जो भाई के कारण सुधर रही थी, अचानक एक खतरनाक मोड़ पर आ गई थी। जब से भाई ने काम करना शुरू किया था, कोई भी छोटा भाई बहन भाभी किसी तरह के घर में काम करने नहीं जाता था। पिताजी, चाचा मेहनत मजदूरी के लिए, सड़क बनाने वाले ठेकेदार या और कोई ऐसा ही काम जो भी मिल जाए करने लगे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, भाई के रहते मेरी बड़ी भाभी और छोटी बहन घर से बाहर नहीं निकली। मैंने कभी किसी के घर जाकर झाड़ू नहीं लगाई। हमारी बिरादरी में विधवा विवाह को प्रारंभ से ही मानता थी। हिंदू परंपराओं की तरह विधवा विवाह हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था। रिश्तेदारों, गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में मेरे दिवंगत भाई सुखबीर सिंह की ससुर ने अपनी विधवा बेटी का रिश्ता सुखबीर से छोटे जसबीर से तय कर दिया था, जिसे सामाजिक तौर पर सभी ने स्वीकृति दी थी। उस समय बड़े भाई का एक बड़ा बेटा नरेंद्र लगभग 1.5 वर्ष का था और भाभी गर्भवती थी। देवेंद्र भाई की मृत्यु मतलब सुखबीर यानी देवेंद्र भाई की मृत्यु के 6-7 माह बाद हुआ था। देवेंद्र जब पैदा हुआ तो 6-7 माह बाद जन्म लिया, उसके मृत्यु के बाद। ठीक, शादी हो चुका है। इस घटना के बाद परिवार का पूरा बोझ जसबीर के कंधों पर आ पड़ा। गांव में जो मिलता था उनसे गुजारा नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति नाजुक थी। एक दिन तीर्थराम एंड कंपनी के साथ जसबीर आदमपुर चला गया था। उन दिनों आदमपुर मतलब पंजाब में भारतीय वायुसेना के लिए हवाई अड्डा बना रहा था। कुछ ही दिनों बाद वह कंपनी बागडोरा यानी बंगाल का हवाई अड्डा बनाने चली गई थी। कई महीनों बाद बागडोरा से जसबीर का खत आया। बंगाल का नाम सुनते ही माँ ने रो रहाट मचा दी थी। माँ की स्मृति में बंगाल की धारणा उन दिनों प्रचलित धारणाओं और मान्यताओं पर आधारित थी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर क्रांतिकारियों का बंगाल नहीं था, काले जादू टोने टटकों का बंगाल था, जहां औरतें आदमी को जादू से बकरा बनाकर गांव में आंगन में बांध लेती हैं। जिस दिन से खत मिला था, माँ दिन रात रोती रहती थी। एक बेटा दुनिया से चला गया, दूसरा परदेश। घर पर मनहूसियत छा गई थी। भाभी बीमार रहने लगी थी। घर में रोटी के लाले पड़े हुए थे। जो मिल जाता था खा लेते थे। न कोई हंसता था, न एक दूसरे से कुछ बोलता था। भाभी गुमसुम घुटनों में सिर दिए बैठी रहती थी, जैसे हर कोई अपने अपने खोल में उलझ गया था। मैं 5वीं कक्षा पास कर चुका था। 6वीं में दाखिला लेना था। गांव में ही त्यागी इंटर कॉलेज बरला था, जिसका नाम बदल कर अब बरला इंटर कॉलेज बरला कर दिया गया है। घर के जो हालात थे उसमें दाखिला लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। जहाँ रोटी ही नसीब न हो वहाँ पढ़ाई की बात कोई कैसे सोच सकता है। स्कूल के साथियों को किताबें लिए जाते देखता तो मन भारी हो जाता था। मुझसे बड़े भाई जनेसर थे। हम दोनों सुबह ही घर से निकल जाते थे। खेतों में घूम घूम कर जंगली घास अपनी भैंस के लिए एकत्र करते थे। मृत्यु से कुछ दिन पहले सुखबीर ने एक भैंस सुचेत तगा से बटाई पर ली थी। बियाने पर कुछ न कुछ आमदनी होने की संभावना थी। हम दोनों भाई उसकी सेवा में लगे रहते थे। दोपहर बाद मेरी जिम्मेदारी थी सूअर चराने की। सूअर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे।
शादी ब्याह हमारी बीमारी सूअर के बिना अधूरी थी। आंगन में घूमते सूअर गंदगी के प्रतीक नहीं बल्कि सामाजिक समृद्धि के प्रतीक थे, जो आज भी वैसे ही हैं। हाँ, शिक्षित वर्ग अभी भी प्रतिशत कम है। ये स्वयं को इन मान्यताओं से अलग कर लिया है। यह किसी सुधारवादी दृष्टिकोण के तहत नहीं बल्कि हीन भावना के कारण है। यह हीन भावना पढ़े लिखे लोगों में कुछ ज़्यादा ही है, जो सामाजिक दबावों के कारण है। एक दिन मैं सूअर चराकर वापस घर लौट रहा था। रास्ते में सुखम सिंह मिल गया। उसने रोक कर पूछा, क्यों मदरसे जाना छोड़ दिया? आगे नहीं पढ़ेगा? आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा? अच्छा, आगे नहीं पढ़ेगा। मैंने इनकार में सिर हिलाया। वह बहुत दूर तक स्कूल के नए परिवेश की बात करता रहा कि जहाँ पहले प्राइमरी स्कूल में चटाई पर बैठते थे, वहाँ कुर्सी और डेस्क थे। मास्टर पिटाई भी कम करते थे। हर एक विषय का अलग मास्टर था। मैं जब घर लौटा तो मन उदास था। भीतर ही भीतर कुछ पिघल रहा था। स्कूल न जा पाने की व्यवस्था ने निराश कर दिया था। बार बार इंटर कॉलेज की भव्य इमारतें आंखों के सामने घूम रही थी। घर पहुंचते ही मैंने माँ से कहा, माँ, मन ने स्कूल जाना है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी डबडबाई आंखें देखकर माँ को भी रोना आ गया था। माँ जब रोती थी तो एक सुर में कवे शिकायत बाहर आने लगते थे, जिसे सुनकर आस पड़ोस की औरतें माँ के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती थी। वे जितना माँ को समझाने का यत्न करती थी, माँ उतने ही जोर से रोती थी। भाभी अलग बैठी सूख रही थी। वैसे भी भाई के मौत ने उसे अलग थलग सा कर दिया था। भाभी के पास गहनों के नाम पर चांदी की एक पाजेब थे, मतलब पायल, जिसे वह हमेशा अपने शादी के कपड़ों में सहेज कर रखती थी। माँ का रोना धोना जारी था। भाभी ने अपना टीन का बक्सा खोला और जब पाजेब लाकर माँ के हाथ में रख दी, इससे बेचकर अल्लाह जी का दाखिला करा दो। आस पड़ोस की औरतें मेरी भाभी के इस स्नेह को देखकर विभूत हो गई थी। मैं खुद भाभी से लिपट कर रोया था। उस वक्त मुझे अपने बड़े भाई सुखबीर की बहुत याद आई थी। वह दिन आज भी मेरे भीतर हौसला जगाता है। पिताजी ने भाभी को बहुत मना किया, ना बहू, इसे ना बेच, मैं कुछ न कुछ करके इसे स्कूल भेजूंगा, तू फिक्र ना कर, एक यही तो चीज है तेरे पास, उसे भी बेच दे, रख ले इसे। भाभी नहीं मानी और जिद करके माँ के हाथ में वो पाजेब दे दी। वैद्य सत्यनारायण शर्मा पुरोहित गिरी के साथ साथ चांदी सोने के जेवर गिरवी रखने और खरीदने और सूद पर रुपया चलाने का धंधा करते थे। वैद्य सत्यनारायण शर्मा पुरोहित गिरी के साथ साथ चांदी सोने की जो जेवर है गिरवी वगैरह रख के सूद पर रुपये देने की धंधा करते थे। माँ ने पाजेब उनके पास गिरवी रख दी थी। इस तरह छठी कक्षा में मेरा दाखिला हुआ। राम सिंह सुखन सिंह दूसरे सेक्शन में थे। मेरा रोल नंबर सबसे आखिरी था, इसलिए मैं सबसे पीछे बैठता था। मेरे पास वाली सीट श्रवण कुमार शर्मा की थी। वैसे तो पहली कक्षा से हम लोग साथ थे, लेकिन पास बैठने से घनिष्ठता बढ़ गई थी। श्रवण कुमार सुंदर और बेहद आकर्षण था, लड़कियों जैसा नाजुक। हम दोनों के बीच जाति कभी नहीं आई, यह अलग अनुभव था। मेरे साथियों में राम सिंह और सुखन सिंह भी थे, लेकिन सुखन सिंह मेरे घर कभी नहीं आया। अक्सर मैं उसके घर जाता था, साथ पढ़ते थे, बैठते थे,
बाद में हमारे संबंध पारिवारिक स्तर पर भी बने। आज उनका बड़ा बेटा रजनीश मुझे और मेरी पत्नी को बहुत आदर देता है। शायद सुखन सिंह में इसकी चाहत थी जो सरल कुमार में नहीं थी। उन दिनों सरल कुमार और मेरे बीच एक तीसरा मित्र और जुड़ गया। नाम था चंद्रपाल वर्मा, जो मंडला गांव का रहने वाला था। जाति से गुजर वह हमेशा श्रवण कुमार को तंग किया करता था। कभी उसके गाल नोच लेता था, कभी उसे धक्का मार देता था, कभी किताबें छिपा देता था। यह लगभग हर रोज का होता था। एक दिन कक्षा से बाहर निकलते हुए उसने श्रवण कुमार को कसकर पकड़ा और उसके गाल पर काट लिया। पूरी कक्षा ने यह तमाशा देखा। कोई कुछ न बोला, बल्कि सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे। श्रवण कुमार रोने लगा था। चंद्रपाल सिंह वर्मा भी हंस रहा था। उस क्षण पता नहीं क्या हुआ, अपने से कद काटे में दुगुने चंद्रपाल की गर्दन मैंने अपनी बाजू में दबा ली और उसे नीचे गिरा लिया। चंद्रपाल गर्दन छुड़ाने के लिए कसमसाता रहा, लेकिन मेरी गिरफ्त से नहीं छूटा। उस रोज चंद्रपाल मुझ पर नाराज नहीं हुआ, सिर्फ हंसता रहा। श्रवण कुमार से भी उसने माफी मांगी थी। इस घटना के बाद हम तीनों अच्छे मित्र बन गए। यह दोस्ती ऐसी थी कि एक दूसरे के बगैर अधूरापन लगता था। छुट्टी होने पर मैं और श्रवण कुमार सड़क के रास्ते घर नहीं लौटते थे, खेतों पगडंडियों से घूम कर घर पहुंचते थे। यह एक नियम बन गया था। चंद्रपाल से दोस्ती का असर तत्काल दिखाई दिया था। त्यागी लड़कों की छिट्टा कसी कारण दुत्कार से छुटकारा मिल गया था। अब पानी पीने के लिए नल पर खड़े रहकर इंतजार नहीं करना पड़ता था। चंद्रपाल के सामने सबकी घिघी बध जाती थी। वह जिससे चाहे धपिया लेता था। वैसे भी त्यागी लड़के गुजर लड़कों से डरते थे। अर्धवार्षिक परीक्षा में मैं अपने सेक्शन में प्रथम आया। इस परिणाम ने मेरे भीतर आत्मविश्वास जगा दिया था। परीक्षा के बाद मुझे कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया था तथा पीछे से आगे बैठने लगा था, लेकिन कुछ अध्यापकों का व्यवहार अभी भी ठीक नहीं था। उनके रवैये में प्रताड़ना थी, उपेक्षा भाव था। मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों क्रियाकलापों से दूर रखा जाता था। ऐसे वक्त मैं सिर्फ किनारे खड़ा होकर दर्शक बना रहता था। स्कूल के वार्षिक उत्सव में जब नाटक आदि का पूर्वाभ्यास होता था, मेरी भी इच्छा होती थी कोई भूमिका मुझे भी मिले, लेकिन हमेशा दरवाजे के बाहर खड़ा रहना पड़ता था। दरवाजे के बाहर खड़े रहने की इस पीड़ा को तथाकथित देवताओं के वंशज नहीं समझ सकते। तमाम शिक्षक त्यागी थे। छात्रों में भी संख्या त्यागियों की ही अधिक थी। उनके खिलाफ बोलने की स्थिति में कोई नहीं था। परीक्षा के दिनों में प्यास लगने पर गिलास से पानी नहीं पी सकते थे। हथेलियों को जोड़कर ओके से पानी पीना पड़ता था। पिलाने वाला चपरासी भी बहुत दूर ऊपर से पानी डालता था, कहीं गिलास हाथ से न छू जाए। स्कूल में एक पुस्तकालय था जिसमें पुस्तकें धूल खा रही थीं। इसी पुस्तकालय में पुस्तकों से परिचित हुआ था पहली बार। 8वीं कक्षा में पहुँचते पहुँचे शरत चंद्र, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ डाला। शरत चंद्र के पात्रों ने मेरे बाल मन को बहुत गहरे तक छुआ था। पढ़ने का एक सिलसिला आरंभ हो गया। उन दिनों मैं कुछ न कुछ अंतर्मुखी हो रहा था। डिबिया या डिबरी के मंद रोशनी में माँ को उपन्यास कहानी पढ़कर सुनाने लगा था। न जाने कितनी बार शरतचंद्र के पात्रों ने माँ बेटे को एक साथ रुलाया था। बस यहीं से शुरू हो गए साहित्य के संस्कार। अनपढ़ अछूत परिवार में जन्मे इस बेटे ने अपनी अनपढ़ माँ को आल्हा, रामायण, महाभारत से लेकर सूर सागर, प्रेम सागर, सुख सागर, प्रेमचंद की कहानियाँ, तोता मैना
ना के किस्से जो भी मिला सुना दिया। अप्रैल 1993 में राजेंद्र यादव जी संपादक हंस का निमंत्रण मिला था। उन्होंने दिल्ली के मजदूर बस्तियों में कथा कथन के कार्यक्रम रखे थे। मुझे भी कहानी सुनाने का अवसर मिला। पहला कार्यक्रम वाल्मीकि मंदिर मार्ग में था। कहानी सुनाने पर एक अजीब सी अनुभूति हुई थी। उसी रोज माँ की स्मृतियाँ ताज़ा हो गई थी। अचानक साहित्य और पाठक के बीच जो फासला है उसे पाटने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। अनपढ़ जनमानस साहित्य पढ़ नहीं सकता। जो पढ़ सकता है वह खरीद कर पढ़ने की स्थिति में नहीं है। कथा कथन के माध्यम से साहित्य और साहित्यकार पाठकों के बीच जाकर एक सार्थक संवाद बनता है। जैसे जैसे मेरी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, आस पड़ोस के उन हम उम्र साथियों का साथ छूटने लगा था जो स्कूल नहीं जाते थे। मंगी बस्ती से सत्यपाल और हिरम सिंह स्कूल जाने लगे थे। यानी 30 परिवार से केवल 3 लड़के स्कूल जाते थे। छुट्टी कक्षा के बाद राम सिंह, सुखन सिंह और मैं फिर एक सेक्शन में आ गए थे। राम सिंह सबसे तेज था पढ़ने में। मैं और राम सिंह स्काउट दल में शामिल हो गए थे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए स्काउट दल को शहर जाना था। स्कूल से खाकी हाफ पैंट और कमीज मिली थी। स्काउट मास्टर रमेश चंद्र ने वर्दी धोकर इस्त्री करने के लिए कहा था। उस समय तक मैंने कभी इस्त्री किया हुआ कपड़ा नहीं पहना था। त्यागी लड़कों के कलफ लगे ताजा धुले कपड़ों को देखकर मैं हमेशा सोचता था कि मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनकर स्कूल जाऊं। कभी कभी तो त्यागियों के घर से मिली उतरन पहननी पड़ती थी। उन कपड़ों को देखकर लड़के चिढ़ाते थे, लेकिन यह उतरन भी हमारी बेबसी को ढक नहीं पाती थी। खाकी वर्दी को मैंने खूब रगड़ कर धोया था। समस्या थी इस्त्री करने की। मेरी कक्षा में एक धोबी का लड़का था। मैंने उससे कहा, उसने शाम को घर आने के लिए कहा। शाम को वर्दी लेकर मैं उसके घर गया। मुझे देखते ही उसका बाप चिल्लाया, अबे चूड़े के हिंगे घुसा आ रहा है। उसका बेटा उसके पास खड़ा था। मैंने कहा, वर्दी पर इस्त्री करानी है। हम चूड़े चमाड़ों के कपड़े नहीं धोते, न ही इस्त्री करते हैं। जो तेरे कपड़े इस पे इस्त्री कर देंगे तो हमारा तो तगा हमसे कपड़े न धुलवाएंगे। हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। उनसे साफ साफ जवाब दे दिया। उसके इस उत्तर ने मुझे हताश कर दिया था। बिना कुछ कहे मैं उल्टे पांव लौट आया। मन भारी हो गया था। ईश्वर से भरोसा उठ गया था। गरीबी और अभाव से किसी तरह निपटा जा सकता है, जाति से पार पाना उतना ही कठिन है। एक मास्टर थे योगेंद्र त्यागी, कुतुबपुर के रहने वाले थे। आदमी तो भले थे, इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाते थे, बोलते अच्छा थे, पढ़ाते भी ठीक थे। इतिहास पढ़ाते समय तारीख जिस तरह बताते थे मैं हैरान रह जाता था। लगता था मास्टर साहब को इतिहास का बहुत ज्ञान है। इतिहास के प्रति मेरे मन में जिज्ञासा उन्होंने ही जगाई थी, जो आज भी बरकरार है। पिताजी को वे पहचानते थे, जब भी मिलते थे कहते, छोटन अपने लड़के को पढ़ने से मत रोकना। इतना सब होने के साथ साथ वे कक्षा में मुझे अजीब सांसत में डाल देते थे। कोई गलती हो जाने पर पीटने के बजाय मेरी कमीज पकड़कर ऐसे खींचते थे कि कमीज अब फटी। मेरा पूरा ध्यान अपनी कमीज पर रहता था। अपनी ओर खींचते हुए पूछते, सुअर की कितनी साटे?
सुअर की कितनी साटें, अर्थात सुअर की गोश्त की बोटी खाई है? एक पाँव तो खा ही लेते होगे, एक पाव तो खा ही लेते होगे। जब भी मास्टर साहब ऐसी बातें कहते, मुझे रोना आ जाता था, आंखें छलक जाती थी। मास्टर साहब की बातें सुनकर पूरी कक्षा हंसने लगती थी। लड़के इसी बात को लेकर तंग करते थे, अबे चूड़े के सुअर खाता है। ऐसे क्षणों में मुझे वे तमाम त्यागी याद आने लगते थे जो रात के अंधेरे में छुप छुप कर सुअर का गोश्त खाने भंगी महल्ले में आते थे। मेरा मन करता उन सब के नाम बता दूं जो लोग छुप छुप कर गोश्त खाने आते थे। वे भी दिन में सबके सामने छुआछूत बरतते थे। ऐसा ही एक नाम था, तेजा तगा। कई लोग उनसे कर्ज लेते थे। कर्जा देने से पहले वह सुअर का गोश्त और शराब मांगता था। भंगियों के घर का बना तेज मिर्च वाला खाना उसे पसंद था। एक बार मेरे पिताजी ने भी उससे गोश्त से भी खिलाया था। एक बार मेरे पिताजी ने भी उससे कर्ज लिया था। उस रोज पिताजी ने उसे कच्ची शराब पिलाई थी, सुअर का गोश्त भी खिलाया था। सुअर की सांटें झिंझोड़ते हुए उसका चेहरा झबेरे कुत्ते जैसा दिखता था। नशे में सुर्ख आंखों को शैतानियत झांकती थी। उसके बाद ब्याज की दर इतनी ज़्यादा थी कि ब्याज देते देते जिंदगी बीत जाएगी, मूल ज्यों का त्यों बना रहेगा। भंगी मोहल्ले के ज़्यादातर लोग कर्ज में डूबे रहते थे। इसी कारण वे किसी भी जाति का विरोध नहीं कर पाते थे। तमाम लोग खामोशी से सब कुछ सह जाते थे। मान सम्मान का कोई अर्थ ही नहीं था। कोई भी आता डरा धमका कर चला जाता। यह सब रोज का किस्सा था। ठीक जसवीर बागडोरा से अचानक खाली हाथ लौट आया था। रुपए पैसे तो दूर, तन पर ढंग का कपड़ा भी नहीं था। तीर्थराम एंड कंपनी में इतने वर्षों काम करके भी उसके खाली हाथ थे। थक हार कर वह गांव में मेहनत मजदूरी करने लगा था। घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। इसी बीच जनेश्वर की शादी भी हो गई थी। शादी में तेजा तगा से फिर रुपए उधार लेने पड़े थे। जसबीर को मामा ने देहरादून बुला लिया था। वे नगर पालिका देहरादून में सफाई कर्मचारी थे। 8-10 ठिकाने भी थे जहां साफ सफाई का काम करते थे। एक ही बेटा था, सूरजन। शुरू में जसबीर मामा का काम करता था। बाद में सर्वे ऑफ इंडिया में उसे पक्की नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं था, फिर भी कुछ स्थिरता बन गई थी। एक बधी बधाई आमदनी व्यक्ति को हौसला देती है। उसमें आत्मविश्वास पनपने लगा है। बरसात के दिन नरक से कम नहीं थे। गलियों में कीचड़ भर जाता था जिससे आना जाना कठिन हो जाता था। कीचड़ में सूअरों की गंदगी भरी रहती थी जो बारिश रुकने के बाद गंधियाने लगती थी। मक्खी मच्छर तो ऐसे पनपते थे जैसे टिड्डी दल। घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता था। हाथ पैर जिंदगी से भर जाते थे। पाँव में खारवे हो जाते थे। पैर की उंगलियों के बीच की जगह लाल लाल चकत्ते उभर जाते थे। उन खारों में एक बार खुजली शुरू होती तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। महीनों रास्तों में कीचड़ और पानी भरा रहता था। पानी से निकलकर ही स्कूल जाना पड़ता था। हमारी बस्ती के इर्द गिर्द जोहड़ ज़्यादा थे, उनका पानी गली में भर जाता था।
बस्ती में एक कुआं था। चंदा इकट्ठा करके कुएं को पक्का बना लिया गया था। कुएं की जगत और मुड़ेरें काफ़ी ऊंची थी, फिर भी बरसात के दिनों में कुएं के पानी में लंबी लंबी कीड़े हो जाते थे। उस पानी को पीना मजबूरी थी। तगाओं के कुएं से पानी लेने का हमें अधिकार नहीं था। 1962 के साल में खूब बारिश हुई थी। बस्ती में सभी के घर कच्ची मिट्टी से बने थे। कई दिन की लगातार बारिश ने मिट्टी के घरों पर कहर बरपा दिया था। हमारा घर जगह जगह से टपकने लगा था। जहाँ टपकता वही एक खाली बर्तन रख देते थे। बर्तन में टन टन की आवाज़ आने लगती थी। ऐसी रातें जाग जाग कर काटनी पड़ती थी। हर वक्त एक डर बना रहता था, कब कोई दीवार धसक जाए। कभी कभी अचानक ही छत में कोई बड़ा सुराख हो जाता था, जिसे बंद करना कठिन काम होता था। कच्ची मिट्टी के मकानों की गीली छत और दीवार पर चढ़ना किसी खतरे से कम नहीं होता था। ऐसी ही एक मूसलाधार बारिश की रात में हमारे घर की छत में एक सुराख हो गया था। छत पर चढ़ने का काम मुझे सौंपा गया था, क्योंकि परिवार में सबसे कम वजन मेरा ही था। तेज बारिश अंधेरी रात में कुछ सूझ नहीं रहा था। पिताजी के कंधे पर पांव रखकर मैं छत पर चढ़ गया था। पिताजी नीचे खड़े मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। संभल के मुंशी जी, पैर जमा कर के छत पर मत जाना, दीवार की तरफ हिड़ाना। ठीक। मेरे हाथ में बड़ा सा मिट्टी का गोला था। दूसरे हाथ से सुराख को ढूंढ रहा था। अंधेरे में पिताजी लगातार बोल रहे थे, मुंशी जी, मिला गड्ढा? आखिर सुराख ढूंढने में मैं सफल हो गया। ढेला रख कर उसे बंद कर दिया। सुराख बंद करके वापस लौटना मुश्किल हो गया था। तेज बारिश में आंखें खुल नहीं पा रही थी। पिताजी की आवाज़ का अंदाज करके मैं धीरे धीरे वापस आ रहा था कि अचानक पांव फिसल गया। क्षण भर को लगा कि मैं हवा में हूँ, लेकिन उस अंधेरे में भी पिताजी की अनुभवी आंखें ने मुझे देख लिया और मैं उनकी मजबूत पकड़ में आकर संभल गया था। मेरी चीख सुनकर माँ भी बाहर आ गई थी, लेकिन मुझे सुरक्षित देखकर आश्वस्त हो गई थी। मैं ठंड से काँप रहा था। मेरे कपड़े से पोंछ कर माँ ने चूल्हे के पास बैठा दिया था। उस रात हमारी बैठक का एक हिस्सा गिर गया था। माँ और पिताजी एक पल के लिए भी नहीं सोए थे। बस्ती में कई मकान गिर गए थे। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। पिताजी ने बाहर निकल कर ऊंची आवाज़ में पूछा था, मामू, सब ठीक तो है? उधर से मामू की आवाज़ भी उतने ही जोर से आई, ठीक है। पिछवाड़े की कोठरी गिर गई। सुबह होते ही बस्ती में भगदड़ मच गई थी। हर कोई सुरक्षित जगह की खोज में निकल पड़ा था। बारिश अभी भी जारी थी। बचे कुचे मकान किसी भी समय गिर सकते थे। पिताजी सुबह होते ही तगाओं की तरफ चले गए थे। वे जल्द ही वापस लौट आए थे। आते ही बोले, जल्दी करो, मामराज की बैठक खुलवा दी है। मैं जल्दी ज़रूरत की चीज़ें समेट ली थी और हम लोग घर का सामान सिर पर रखे बारिश में भीगते हुए मामराज तगा की बैठक में आ गए थे। मामराज की बैठक बरसों से बंद पड़ी थी। उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था। दीवारों का प्लास्टर तक उखड़ गया था, फिर भी वह पनाह सुरक्षित थी। मामराज तगा की बैठक में हमने अभी सामान
रखा भी नहीं था कि हमारे पीछे पीछे 30-40 जन और आ गए थे। बाकी लोग कहीं दूसरी जगह चले गए थे। देखते ही देखते बैठक भर गई थी। चारों तरफ सामान ही सामान पड़ा था। खाने पकाने के बर्तनों के साथ ज़रूरत भर की चीज़ें थी। बाकी सब वहीं छोड़ छाड़ कर आ गए थे। इतने लोग एक ही बैठक में समा गए थे। सबसे बड़ी समस्या थी चूल्हा जलाने की। ईंधन किसी के पास नहीं था। जो था वह बारिश में भीग गया था। तगाओं के घर से उपेले मांग मांग कर चूल्हे जलाए गए थे। बैठक में एक साथ 8-10 चूल्हे बन गए थे। चूल्हे क्या, बस 3 ईंटों को जोड़कर चूल्हा बन गया था। किसी किसी को ईंट भी नहीं मिली थी तो ढूंढ ढांड कर पत्थर ही जुटा लिए थे। चूल्हों में उठते हुए धुएं ने बैठक का नक्शा ही बदल दिया था। उस धुएं में सांस लेना भी मुश्किल था। मुर्दों की मंडली बैठक के बरामदे में जमीन उग के गुड़गुड़ा रही थी। औरतें चूल्हों से जूझ रही थीं। बच्चों की चीख पुकार ऐसी थी कि कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। सांझ होते ही बैठक में अंधेरा छा गहरा गया था। दिया किसी के पास नहीं था, न ही कोई डिबरी या लालटेन थी। चूल्हों में जलती उपलों की आग अंधेरे से लड़ने का असफल प्रयास कर रही थी। ऐसे वातावरण में आपसी रंजिश भूलकर बस्ती के लोग एक छत के नीचे आ गए थे। जिसके पास जो था उसे बांट कर खाना चाहते थे। उस रात माँ ने चने उबाले थे नमक डालकर। यही था रात का हमारा खाना। उस रात उन चनों में जो स्वाद था, जो संतुष्टि थी, वैसी संतुष्टि मुझे 5 सितारों होटल के खानों में भी नहीं मिली। उस रात किसी चूल्हे पर कोई सब्जी या दाल नहीं पकी थी। रोटी प्याज और नमक इससे आगे किसी के पास कुछ भी नहीं था। अगले दिन सुबह से लेकर दोपहर तक कोई चूल्हा नहीं जला था। बरसात ने फाकों की नौबत पैदा कर दी थी। जीवन जैसे पंगु हो गया था। लोग गांव भर में घूम रहे थे, कहीं से कुछ चावल गेहूँ मिल जाए तो चूल्हा जले। ऐसे दिनों में उधार भी नहीं मिलता। दर दर भटक कर कई लोग खाली हाथ आ गए थे। पिताजी भी खाली हाथ ही आ गए थे। उनके चेहरे पर बेबसी थी। सगवा प्रधान ने अनाज देने की शर्त भी रख दी थी। अपने किसी लड़के को सालाना नौकर रख दो, बदले में जितना अनाज चाहो ले लो। पिताजी चुपचाप वापस आ गए थे, लेकिन माँ को मामराज तगा के घर से कुछ सेर चावल मिल गए थे, जिनसे थोड़ी राहत महसूस की थी। हम सभी ने कई रोज बाद भरपेट खाने का सिला बना था। माँ ने चावल उबालने के लिए चूल्हे पर एक बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया था। उसमें चावल तो कम थे, लेकिन पानी ऊपर तक भर दिया था। चावल उबलने की महक पूरी बैठक में भर गई थी। छोटे छोटे बच्चे ललचाई नज़रों से चूल्हे की ओर देख रहे थे। चावल उबल जाने पर पानी अलग कर दिया था। उस पानी के 2 हिस्से कर दिए थे माँ ने। एक हिस्से को छौंक कर दाल की तरह बना लिया था और दूसरे हिस्से में से सभी बच्चों को एक एक कटोरी चावल का पानी पीने के लिए दे दिया था। इस उबले चावल के पानी को माड़ कहते थे। ठीक वही माड़ जो हम लोग पीते हैं घर पर, माड़ कहते थे। यह माड़ हम सबके लिए किसी दूध से कम नहीं था। जब भी चावल बनते थे सभी खुशी हो जाते थे। गरम गरम माड़ पीकर शरीर में स्फूर्ति आ जाती थी।
बस्ती के पास जुलाहों के घर थे। शादी विवाह के मौके पर जब उनको घरों में दाल चावल बनते थे तो हमारे बस्ती के बच्चे बर्तन लेकर माड़ लेने दौड़ पड़ते थे। फेंक दिया जाने वाला माड़ हमारे लिए गाय के दूध से ज़्यादा मूल्यवान था। कई बार जुलाहे डांट फटकार कर भगाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन बच्चे बेशर्म होकर खड़े ही रहते थे। माड़ पीने का लालच उन्हें डांट फटकार से ज़्यादा प्रिय था। माड़ में नमक मिलाकर पीने से अच्छा लगता था। यदि कभी कभार गुड़ मिल जाया तो माड़ का स्वाद लजीज हो जाता था। माड़ पीने की यह आदत किसी शौक या फैशन की देन नहीं थी, अभावों और थकाओं से बचने की मजबूरी थी। फेंक देने वाली चीज़ हमारी भूख मिटाने वाली थी। एक बार स्कूल में मास्टर साहब द्रोणाचार्य का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब ने लगभग रुआंसा होकर बताया कि द्रोणाचार्य ने भूख से तड़पते अश्वत्थामा को आटा पानी में घोल कर पिलाया था, दूध की जगह। द्रोण की गरीबी का दारूण नक्शा सुनकर पूरी कक्षा हाय हाय कर उठी थी। यह प्रसंग द्रोण की गरीबी को दर्शाने के लिए महाभारतकार व्यास ने रचा था। मैंने खड़ा होकर मास्टर साहब से एक सवाल पूछ लेने की दिष्टा की थी। अश्वत्थामा को तो दूध की जगह आटे का घोल पिलाया गया और हमें चावल का माड़। फिर किसी भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं आया? किसी महाकवि ने हमारे जीवन पर एक भी शब्द क्यों नहीं लिखा? समूची कक्षा मेरा मुंह देखने लगी थी, जैसे कोई निर्तक प्रश्न उठा दिया हो। मास्टर साहब चीख उठे, घोर कलयुग आ गया है जो एक अछूत जवान जोरी कर रहा है। उस मास्टर ने मुझे मुर्गा बना दिया था। पढ़ाना छोड़कर बार बार मेरे चूहड़े होने का उल्लेख कर रहा था। उसने शीशम की एक लंबी से छड़ी किसी लड़के को लाने का आदेश दिया था। चूहड़े के, तू द्रोणाचार्य से अपनी बराबरी करे है, ले तेरे ऊपर मैं महाकाव्य लिखूंगा। उसने मेरी पीठ पर सटाक छड़ी से महाभारत रच दिया था। ठीक, वह महाभारत आज भी मेरी पीठ पर अंकित है। भूख और असहाय जीवन के घृणित क्षणों में सामंती सोच का यह महाकाव्य मेरी पीठ पर ही नहीं, मेरे मस्तिष्क के रेशे रेशे पर अंकित है। अश्वत्थामा के प्रतिरोध की ज्वाला मैंने अनेक बार अपने भीतर महसूस की है, जो मेरी बेचैनी को बढ़ा देती है। अश्वत्थामा के प्रतिरोध की ज्वाला मैंने अनेक बार अपने भीतर महसूस की है, जो मेरी बेचैनी को बढ़ा देती है। बरसों बरस चावल के माड़ से बनी सब्जी खाकर अपने जीवन के अंधेरे तहखानों से बाहर आने का संघर्ष किया है। माड़ पी पी कर हमारे पेट फूल जाते थे, भूख मर जाती थी। यही गाय का दूध था हमारे लिए, यही था स्वादिष्ट भोजन भी, यही था दारूण जीवन जिसकी दग्धता में झुलस कर जिस्म का रंग बदल गया है। साहित्य में नरक की सिर्फ कल्पना है। हमारे लिए बरसात के दिन किसी नारकी जीवन से कम नहीं थे। हमने इसे ये साकार रूप से में जीते जी भोगा है। ग्राम जीवन की यह दारूण व्यथा हिंदी के महाकवियों को छू भी नहीं सकी। कितनी विभत्स सच्चाई है यह। उस वर्ष बस्ती के ज़्यादातर मकान गिर गए थे, जिन्हें खड़ा करने में महीनों लग गए थे। कोई अनुदान, कोई सहायता कभी उस बस्ती तक नहीं आई। बस अपने हाथों की शक्ति पर भरोसा था। सभी को टूटे फूटे घर फिर से खड़े हो गए। हर वर्ष यह कहानी दोहरा ली जाती थी। बरसात के थेपड़े रहे सहे मकानों को भी जर्जर कर देते थे।
मेरे परदादा का नाम जाहरिया था। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था बुद्धू, मतलब बुद्ध, जिसे सब बुद्धू कहते थे। छोटे का नाम था कुंदन। बुद्ध मतलब बुद्धू के भी 2 ही बेटे थे, बड़े सुगनचंद और छोटे का नाम छोटन लाल, यानी मेरे पिताजी। सुगन के सिर्फ एक बेटी थी, जो रुड़की के पास पनियाल ले ब्याही थी। उनका पति घर जमाई बनकर रहता था। छोटन लाल के 5 लड़के, 2 लड़कियां थीं। सबसे छोटी लड़की सोमती 2-3 साल की थी, तभी गुजर गई थी। सुखबीर सबसे बड़े पुत्र थे। उनके बाद जगदीश, जो 18 वर्ष की आयु में ही गुजर गए थे। जगदीश, उससे छोटे जसबीर, फिर जनेश्वर, और उनसे छोटा ओम प्रकाश यानी मैं। भाइयों में सबसे छोटा, मुझसे छोटी माया। कुंदन के 3 पुत्र हुए थे, मुल्लड़, सोल्लड़ और श्यामलाल। 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम था छोटी और सबसे छोटी श्यामू। पिताजी और ताऊजी अलग रहते थे। एक बार पिताजी ने एक पुराने बक्से से निकालकर कोर्ट का कागज दिखाया था, जिसमें लिखा था कि नीम के पेड़ वाला मकान सुगनचंद वल्द बुद्धू ने छोटन लाल वल्द बुद्धू को बेचा। नीचे गवाहों के दस्तखत थे तथा सरकारी मोहर लगी थी। यानी जिस मकान में हम रहते थे वह पिताजी ने सुगन ताऊ से खरीदा था। फिर पिताजी के हिस्से का मकान कहाँ गया? यह सवाल बार बार मेरे मन में उठता था, लेकिन पिताजी से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ से पूछने पर पता चला कि घर में ताई रहती हैं। वह पिताजी के हिस्से में आया था, लेकिन उस पर ताई ने कब्जा कर लिया था। माँ और ताई में इसी बात को लेकर हमेशा रंजी रही। पिताजी और ताऊ जी की शक्लें परस्पर मिलती थी। एक सा कद, काठी, रंग, मूछें, यहाँ तक कि चलना भी एक ही जैसा था। दोनों परिवारों की अनबन के बावजूद पिताजी और ताऊ जी को कभी हमने लड़ते नहीं देखा। माया की शादी में दोनों परिवार एक बार फिर मिल गए। इस मिलाप में मैंने काफ़ी जद्दोजहद की थी। दोनों परिवारों का यह मेल सुखद था। छोटी बुआ जी चुढ़ियाले गांव में ब्याही थी। जब भी आती थी घर भरा भरा दिखता था। वे सबकी चहेती थीं। पिताजी अपनी चचेरी बहनों पर जान छिड़कते थे। फूफा जी और पिताजी में बेहद घनिष्ठ रिश्ता था। पिताजी ने अपने चचेरे भाई बहनों को कभी अलग नहीं समझा। छोटी बुआ जी की शादी का खर्च पिताजी ने ही किया था। बाद में श्यामू बाबू जी के गौने का खर्च भी पिताजी ने ही किया था। पिताजी के चचेरे भाई मुहल्लड़ का देहांत भी आकस्मिक ही हुआ था। उस समय उनकी उम्र रही होगी 20-22 वर्ष। शादी हो चुकी थी। पूरे परिवार में वे ही थे जो थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान रखते थे। उनकी कुछ किताबें कपड़े में लिपटी बैठक के आले में पड़ी हुई थी। आला काफ़ी ऊंचाई पर था। मैंने एक दिन किसी तरह आले से किताबें निकाल ली। उसमें उर्दू और हिंदी की कथा कहानियों की पुस्तकें थी। मैंने उर्दू की कहानियों को वापस रख दी थी, लेकिन हिंदी की पुस्तकें पढ़ डाली थी। एक रोज़ माँ को पता चल गया था। उसने वे तमाम किताबें मुझसे छीनकर कहीं छुपा दी थी। बहुत ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिली। माँ को डर था चाचा का भूत कहीं मुझे सताने न लगे। भूत प्रेत की छाल। पृष्ठ संख्या 37।
भूत प्रेत की छायाओं के प्रति पूरी बस्ती में अजीब माहौल था। जरा भी किसी की तबीयत खराब होती तो डॉक्टर के बजाय किसी भगत को बुलाया जाता था। भगत के शरीर में देवी देवता प्रकट हो जाने पर बीमार को दिखाया जाता था। अक्सर किसी भूत के प्रभाव का जिक्र करके भगत भूत पकड़ने की क्रिया करता था, जिसके बदले में देवी देवताओं पर सूअर, मुर्गे, बकरे और शराब चढ़ाई जाती थी। प्रत्येक घर में उन देवताओं की पूजा होती थी। ये देवता हिंदू देवी देवताओं से अलग होते हैं, जिनका नाम किसी पोथी पुराण में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लेकिन किसी भी ऐसे परिवार में चले जाइए जिनका संबंध इस बिरादरी से है, वहाँ इन देवी देवताओं की पूजा देखने को मिलेगी। जन्म हो या कोई शुभ कार्य, शादी विवाह या मृत्यु भोज, इन देवी देवताओं की पूजा बिना अधूरा है। इस छोटी सी उम्र में ही चाची विधवा हो गई थी। मैं उस समय काफ़ी छोटा था। अब तो मुझे चाची का चेहरा भी याद नहीं है, लेकिन इतना याद है चाची बहुत सुंदर थी। सर्दी के दिन थे, सुबह का वक्त था। माँ, भाभी और चाची चूल्हे के पास बैठी थीं। मैं और माया भी उनके पास ही बैठे थे। चूल्हे में उपलों की आग सर्दी से बचाव के लिए उन दिनों हमारी खास जरूरत थी। पिताजी और बड़े भाई सुखबीर कहीं बाहर से लौट कर आए थे। उनमें कुछ खुसुर फुसुर हो रही थी। अचानक पिताजी गुस्से में उबल पड़े। आंगन में एक डंडा पड़ा हुआ था, उसे उठाकर उन्होंने चाची के पीठ पर जड़ दिया। इस अचानक प्रहार से चाची दोहरी हो गई थी। उनके मुंह से भयानक चीख निकली थी। वह माँ से लिपट गई थी। मुझे बचा लो, चिल्ला रही थी। पिताजी का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। बड़े भाई सुखबीर ने उनके हाथ से डंडा छीन लिया था। पिताजी को खींच कर बाहर ले गए थे। हो हल्ला सुनकर अड़ोस पड़ोस की औरतें छतों और दीवारों से उचक उचक कर झांकने लगी थीं। सोचने समझने लायक मेरी उम्र उस समय नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ जरूर हुआ था जिससे पूरे परिवार को हिला दिया था। उसी दिन चाची को उनके मायके भेज दिया गया था। चाची को बसेड़े तक छोड़ने पिताजी खुद गए थे। चाची बसेड़े की ही रहने वाली थी, इसलिए उसे सब बसेड़ो कहते थे। उसके बाद हमारे घर में चाची की चर्चा तक पर प्रतिबंध लग गया था। जो कुछ घटा उसमें मेरे मन में एक दहशत बैठा दी थी। अपने चचेरे भाई बहनों से प्यार करने वाले पिताजी की क्रूर छवि मेरे मन में बैठ गई थी। कुछ दिन बाद ही माँ ने श्याम लाल चाचा के लिए रिश्ता पक्का कर दिया। मेरे ननिहाल खुजरी मतलब सहारनपुर के पास गराहू गांव है। दोनों गांव के बीच हिंडन नदी है। गराहू में माँ के रिश्ते के भाई रहते थे। उनकी लड़की राम कटोरी थी। माँ ने 1 महीने के भीतर शादी कर दी थी चाचा की। राम कटोरी के आ जाने से विष्णु का दंश भूल गए थे। श्यामलाल चाचा भी अब दिन रात काम में लगा रहता था। इसी बीच फिर एक हादसा हो गया। अचानक श्यामलाल चाचा कहीं गायब हो गए थे। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले थे। माँ ने राम कटोरी से बहुत पूछताछ की थी। कुछ तो कह के गया होगा, लेकिन राम कटोरी के पास कोई उत्तर नहीं था। कई महीने बाद श्यामलाल चाचा अचानक आ गए थे। वह अभी रात के धुलकले में आते ही सुल्हड़ चाचा पर चाकू से हमला किया था। सुल्हड़ चाचा तो हमले से बच गए थे, लेकिन पिताजी ने श्याम लाल चाचा को दबोच लिया था और उनके हाथ पांव रस्सी में बांध दिए थे। राम कटोरी माँ के पास दुबक कर बैठी थी। वह बेहद डरी हुई थी। चाचा जमीन पर बंधा हुआ पड़ा हुआ था। चाचा माँ को पुकार रहा था, भाभी मुझे छुड़ा दे, फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। माँ ने पिताजी के मना करने के बावजूद चाचा की रस्सी खोल दी थी। श्यामलाल
चला गया था, फिर कभी लौट कर नहीं आया। इस घटना से पिताजी दुखी हुए थे। श्यामलाल चाचा को वे रोकना चाहते थे। उन्होंने उससे समझाने की कोशिश भी की थी। किसी बात से जी दुखी था तो मन ने कहा होता, ये छुरेबाजी पे क्यों उतरा। लेकिन चाचा भी जिद का पक्का निकला, लौट कर मुंह नहीं दिखाया। कुछ ही दिन बाद राम कटोरी ने सोल्हड़ का हाथ थाम लिया था। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच खिंचाव आ गया था, जैसे स्नेह के तमाम सूत्र टूट कर बिखर गए थे हों। राम कटोरी के लिए भी अब पहले जैसा नहीं रह गया था। पिता जब तक बैठक में दिखाई पड़ते थे वह हमारे घर नहीं आती थी। हमारा भी उसके घर आना जाना कम हो गया था। ठीक, पृष्ठ संख्या 39। बस अड्डे से कॉलेज लगभग 1.5 मील की दूरी पर था। आसपास में एक ही इंटर कॉलेज था। बरला के अलावा फलौदा, मंडला, भसावनी, खाईखेड़ी, बसेड़ा, ताजपुर, छपार, नगला, कुतुबपुर आदि गांव के लड़के इसी कॉलेज में आते थे। लड़कियों की संख्या 5-6 से ज़्यादा नहीं थी। वे भी संपन्न परिवार से थी। 1-2 लड़कियां अध्यापकों की थीं। लड़कों में भी अधिक संख्या त्यागियों की थी। दलित परिवारों से इक्का दुक्का ही पढ़ने आते थे। बाबूराम त्यागी बरला के ही रहने वाले थे। एक अच्छे शिक्षक थे। उनका स्नेह और मार्गदर्शन मुझे कई बार मिला। अक्सर वाद विवाद में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। वे हमें हिंदी पढ़ाते थे। मेरी भाषा में उन्होंने कई सुधार किए थे। उन दिनों भाषा में जो रुचि विकसित हुई उनका श्रेय बाबूराम जी को जाता है। वे मेरे प्रेरणा स्रोत रहे थे उन दिनों। सन 1962 के जुलाई अगस्त की बात है। मैं 8वीं कक्षा में पहुंच चुका था। 7वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की थी। पूरी कक्षा के 4 अच्छे विद्यार्थियों में मैं भी एक था। एक दिन मैं घर से स्कूल जाने के लिए कुछ जल्दी ही निकल पड़ा था। घर में कोई घड़ी तो नहीं थी। अंदाज से निकलते थे। पक्की सड़क पर स्कूल जाने वाला शायद उस समय मैं अकेला था। मेरे पीछे सूरजभान तगा का बेटा ब्रिजेश आ रहा था। मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था। उसके कंधों पर एक लंबी सी लाठी थी। शायद खेत पर जा रहा था। मुझे देखते हुए उसने कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। मैं अनसुना करके चलता रहा। कोठी नहर विभाग का निरीक्षण भवन के पास पहुंचते उसने आवाज़ दी। स्कूल थोड़ी सी दूर रह गया था। अबे चूड़े के रुक जा। मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर शैतानी झलक रही थी। मेरे करीब आकर वह बोला, चूड़े के तेरे तो सचमुच सिंह निकल आए हैं। तू तो बड़ी सेखी में रहता है। तेरी तो चाल नहीं बदल गई है। बिना उत्तर दिए मैं जाने लगा तो उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक दिया। डांटते हुए बोला, चूड़ा तू पढ़ने में होशियार है। उसने लाठी का एक सिरा मेरे पेट में गाड़ दिया था। करके हमें भी तो दिखा तू कितना होशियार है। वह झगड़े पर उतारू था। मैं झगड़े से बचना चाहता था। मुझे चुप देखकर वह फिर गुर्राया, कितना भी पढ़ लियो रहेगा तो चूड़ा ही। उसने मुझे लाठी से धमकियाया। मैं गिरते गिरते बचा, लेकिन मेरा झोला जमीन पर गिर पड़ा। उसने उस झोले को लाठी में फंसाकर ऊपर उड़ा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। मैं उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था, मेरी किताबें बिखर जाएंगी, मेरा झोला दे दो, कापियाँ फट जाएंगी। वह नहीं माना और ज़ोर से घुमा कर उसने झोला दूर फेंक दिया। मैं उठाने के लिए दौड़ा तो वह कह के लगा कर हंसने लगा। मेरा झोला सड़क के किनारे खाई में गिर गया था, जहाँ पानी और कीचड़ भरा हुआ था। झोला निकालने में मेरे कपड़े भीग गए थे। पाँव कीचड़ में
गए थे। झोले में किताबें और कापियाँ भीग गई थी, जिन्हें देखकर मुझे रोना आ गया था। स्कूल के नल पर मैंने हाथ पांव धोए थे, किताबें कापियाँ धूप में सुखाई थी। मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। उस रोज़ लग रहा था जैसे पढ़ना लिखना अपने हिस्से में नहीं है, लेकिन पिताजी का चेहरा सामने आते ही उनकी बातें याद आने लगती थी। पढ़ लिख कर जाति सुधारनी है। उस रोज़ किसी भी पीरियड में मन नहीं लगा था। सुबह की घटना रह रह कर कचोट रही थी। लौट कर माँ के सामने पूरी घटना का जिक्र किया तो माँ भी रोने लगी थी। पिताजी ने सुना तो वे मरने मारने की तैयार हो गए थे। श्यामलाल चाचा बल्लम उठा लाए थे। वे दोनों उस लड़के को पीटने जा रहे थे। बगल के बड़े बूढ़ों ने उन्हें शांत किया था। पिताजी की बेबसी को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। अबे शोहरो, महारे जात को 2 अक्षर सीख लेंगे तो थारा क्या बिगड़ जागा। बड़ी मुश्किल से बात रफा दफा हुई थी, लेकिन तगाओं के प्रति हमारे बगल में विरोध का स्वर उभरने लगा था। बेकार पर जाने से लोग मना करने लगे थे। पिताजी जल्दी ही उत्तेजित होकर चिल्लाने लगते थे। माँ डरती थी किसी झंझट में न फंस जाएं। ठीक, पृष्ठ संख्या 41। बस्ती से हीरम सिंह, सत्यपाल, भिखूराम, ओमी स्कूल जाते थे। सतपाल और मैं हम उम्र थे। दोनों ने साथ स्कूल में दाखिला लिया था। हरप सिंह 1 साल पीछे थे। ओमी ने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया था। सतपाल भी मुझे 1 साल पीछे हो गए। सतपाल भी मुझसे 1 साल पीछे हो गया था। सतपाल पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था। हम लोग बचपन से एक साथ रहे थे। घर भी पास ही थे। उसके पिताजी रिक्शा सिक्कों की तरह पगड़ी बांधते थे, दाढ़ी रखते थे। बोलचाल का लहजा भी उनका बदल गया था। अपने बच्चों के नाम भी उन्होंने सिखों के ढंग से ही रखे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम हरनाम सिंह, दूसरे का नाम गुरनाम सिंह, बेटी राजिंदर और सबसे छोटे का नाम सतनाम सिंह, जो आगे चलकर सतपाल हो गए थे। वैसे बस्ती के लोग उसे बंदर कहकर पुकारते थे। इसी तरह हिरम सिंह को सुंडल और मुझे पाल्ला बस्ती में ओम प्रकाश पुकारने वाला मेरी माँ को छोड़कर और कोई नहीं था। कुछ लोग पिताजी की देखा देखी मुंशी जी कहने लगे थे। हिरम सिंह की शादी उस समय हो गई थी जब वह 8वीं की परीक्षा दे रहा था। उसी वर्ष मैंने 9वीं की परीक्षा दी थी। बारात मोरना गई थी। पिताजी के साथ मैं भी बारात में गया था। नए कपड़े पहनकर बारात में जाने का उमंग ही कुछ और अलग थी। शादी विवाह की तमाम रस्मों में हिरम के साथ मुझे ही भेजा गया था। शादी के अगले रोज विदा होने से पहले हिरम सिंह को दुल्हन के घर बुलाने एक व्यक्ति जनवासे में आया था। हिरम सिंह के साथ मुझे फिर से जाना पड़ा था। दुल्हन के आंगन में हम दोनों एक चारपाई पर बैठ गए थे। हमारे इर्द गिर्द हंसी ठट्ठा करती लड़कियों का झुंड मंडरा रहा था। मैं उस समय काफ़ी सतर्क था। बूढ़ों ने खूब अच्छी तरह से संध्या पढ़ाकर मुझे भेजा था हिरम सिंह के साथ। ऐसे मौके पर हंसी ठट्ठा करती लड़कियों के चुगुल से बचने के तरीके सिखाए थे सभी ने। लड़कियां बात में छिड़खानी कर रही थी। रात के बचे हुए दाल चावल हम दोनों के खाने के लिए दिए थे। एक व्यक्ति गले में बड़ा सा ढोल लटकाए खड़ा था। हिरम सिंह की सास और 2-3 स्त्रियां ढोल वाले को चलने का इशारा कर रही थी। उनके
साथ उनके साथ हीरम सिंह को सलाम के लिए उन घरों में जाना था जहां उनकी सास काम करती थी। मैं हीरम सिंह को सलाम के लिए जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया था और चुपचाप उसके साथ जाने के लिए खड़ा हो गया था। मैंने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हीरम सिंह ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे अकेला छोड़ दोगे? चलो, साथ चलो।